दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा पहुंच गए हैं दिल्ली के राजघाट। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, बापू के समाधि स्थल से। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा को आप देख पा रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सिरिल रामफोसा क्योंकि पहले से G20 में थे, मैं अम्बेसडर मल्होत्रा आप इसको थोड़ा सा डिकोड करिए। और अब अफ्रीका यूनियन आ गया है, जैसे कई यूरोपियन देश हैं और यूरोपियन यूनियन भी है, तो इसमें क्या इनकी भूमिका बढ़ जाती है या बिल्कुल वही रहती है? नहीं, साउथ अफ्रीका बाय वर्च्यू ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक लेवल की है, उनका डेवलपमेंट एक, उनके यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम एक लेवल का है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने क्रेडिट्स के दम पे, अपनी क्वालिफिकेशंस के दम पे वो G20 का हिस्सा बने थे। अफ्रीकन यूनियन के वो मेंबर हैं, जैसे आपने बताया कि यूरोपियन यूनियन भी एक मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के 4 या 5 देश हैं, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। तो एज सच कहना कि रोल बदल जाता, तो रोल तो नहीं बदलता। एक G20 के ओवरऑल फर्क सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि जब वहाँ ब्रिक्स हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो ये बताया गया कि जिनपिंग के थोड़े करीब हैं, ये एक नैरेटिव वहाँ पर गढ़ने की कोशिश की गई थी वहाँ पर। तो क्या उस पर भी फर्क पड़ता है अफ्रीका यूनियन अगर आता है G20 में? तो नहीं, देखिए, ये जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसको काउंटर इन्फ्लुएंस है, ये नैरेटिव्स चलते रहेंगे। हाँ। और ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी जो इंडो यूरोप और इस मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करी, वो BRI को काउंटर करने के लिए क्वाड की फॉर्मेशन है, वो चाइना को बैकड्रॉप में रख के की गई। बिल्कुल सर, और ये तस्वीरें राजघाट से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। योगेश गुप्ता जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। तस्वीरें बड़ी शानदार सामने आ रही हैं, राजघाट पर तमाम वैश्विक नेताओं की मौजूदगी, शांति के पुजारी के समाधि स्थल पर तमाम बड़े नेताओं को शांति का मैसेज। क्या ये मैसेज आगे बढ़ेगा? मैसेज तो देखिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने जो और ख़ासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक इसका ओवरऑल थीम दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जी, तो वो सारा पूरा मैसेज उसमें पीस का ही है, टुगेदरनेस का है, यूनिटी का है। तो अच्छी बात है कि वो बापू की समाधि पर आज सुबह सुबह जा रहे हैं, उससे वो मैसेज और थोड़ा सा तेज होता है, शार्पन होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, वाकई बहुत बड़ा दिन है। और आज भी हम वो जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी बताता है कि किस तरह से बापू का संदेश पूरी दुनिया में एक बार फिर से G20 के जरिए भारत पूरी दुनिया में दे रहा है। और देखिए, 31 जनवरी 1948 जब बापू के हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद उसी जगह पर काले संगमरमर के पत्थरों से जब ये उनका समाधि स्थल बनाया गया, और जो तस्वीर बार बार आ रही है जहाँ एक अखंड ज्योति हम देख रहे हैं जो उनकी याद में वहाँ पर हर समय जलती रहती है, वो ज़रूर ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही होगी और इनके बारे में जो यूथ्स हैं वो सर्च कर रहे होंगे कि आखिर ये जगह कौन सी, और उनको भी इस बारे में पता चल रहा होगा। लेकिन सुमित, शांति का संदेश तो दुनिया को भारत दे रहा है, लेकिन इस G20 समिट के बैकड्रॉप में दुनिया को यह भी भारत ने कहा है कि हम शांति प्रिय देश हैं, खासकर अपने पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन हम इतने ताकतवर भी हैं कि हम किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और उसका जवाब मिला अमेरिका और भारत की बायलैटरल मीट से, जहां पर जेट इंजन और रीपर ड्रोन जैसे समझौते हुए। ये कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए, बिल्कुल आपने गौरव ये बात बिल्कुल तय की, अपनी ताकत दिखाना या अपनी ताकत को ये दिखाना कि हम भी मजबूत हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बायलैटरल के अंदर ना सिर्फ भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की एक को दिखाया, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी कैसे है, कैसे हमारे जो हमारे लगातार इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि कल भी मैं बात कह रहा था कि अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है तो BRI को कैसे चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया भर के देशों ने ये पिछले 2 से 3 सालों में रियलाइज किया कि उनका जो लगातार उनका जो पूरा हेल्प है या फिर जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना सेंट्रिक हो रहा है, और चाइना का डोमिनेंस इन चीजों में बहुत तेजी से बढ़ गया और मजबूत हो गया है। ओनली वन कंट्री। लेकिन अब उसको काउंटर करने के लिए जब ग्लोबल साउथ की बात की जाएगी तो भारत
दूसरा ऐसा मुल्क होगा जो लगातार इसके अंदर काम कर सकता है। अगर आप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, आप प्रोडक्शन लाइन की बात करें, आप लगातार इन कंट्रीज तक मार्केट पहुंचाने की बात करें, तो सिर्फ भारत कर सकता है। भारत में वो कैपेबिलिटीज, और यही वजह है कि हर कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के नेशन हो, चाहे यूके हो, चाहे वो गल्फ हो, चाहे वो अरब हो, सभी देश जो है भारत की तरफ देख रहे हैं। यहां तक कि चीन का सबसे करीबी दोस्त रशिया भी ये जानता है कि भारत ही वो ऑल्टरनेटिव है, भारत ही वो कंट्री है जो लगातार इसको काउंटर कर सकता है, क्योंकि रशिया भी ये जानता है कि चीन पर पूरी तरीके से रिलाय करना रशिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है। और यही वजह है कि अंदर खाते भी रशिया ये चाहता है कि भारत ही वो एक कंट्री बने जो इसको काउंटर कर सके, इसको लेकर आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। शिवांग माथुर का भी हम रुख करेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्योंकि कल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की तमाम बातें सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि भारत ने यह कर कैसे दिखाया। अगर अमेरिका, रशिया और चीन का हम जिक्र करें, चीन को सख्त मैसेज भी, अमेरिका को नाराज ना करना भी और रशिया को भी खुश रखना, यह कैसे मुमकिन कर दिखाया भारत? समीर, ये वाकई में अप्रत्याशित था और शुरू से आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है कि सभी कह रहे थे बहुत मुश्किल है, बाली में नहीं हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये सब हमारे पास समस्याएं हैं। बाली में तो बिल्कुल ही वन साइडेड, बिल्कुल वन साइडेड। लेकिन मैं कहूँगा भारत की लीडरशिप की जीत है ये, भारत के जो डिप्लोमेसी की जीत है, जिन्होंने ये ऐसी एक चमत्कार किया है कि सबको साथ लेने का। और मैं सबसे बड़ा इफेक्ट, इसके प्रभाव जो पड़ा है वो जो हम लोगों ने एक वातावरण क्रिएट किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो यहाँ आया उसने देखा कि यहाँ तो सब शांति है, सब लोग एक साथ हैं, सारा परिवार है, तो किसी का एक जो प्रभाव पड़ता है, जो एक वातावरण का, वो प्रभाव भी पड़ा इनके ऊपर। आपको रोकूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया है, वो कहते हैं, एट अ मोमेंट व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम द ओवरलैपिंग शॉक्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, fragility and conflict, this year's summit proved that the G20 can still drive solutions to our most pressing issues। यानी वो ये कह रहे हैं कि दुनिया जब एक ऐसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रही है, जहां हमारे सामने बहुत सारे झटके हैं, जहां हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी क्राइसिस है, G20 समिट यहां पर मोस्ट प्रेस्टिजियस, जो सबसे अहम इश्यूज हैं, उनको, उनके लिए ड्राइविंग फोर्स बनी है इंडिया में हुई G20 समिट। कितनी बड़ी बात है ये? एक्चुअली ये जो आपने बात कही है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था। वो इसका कारण ये है कि एक जो बहुत बड़ा इशू सबके सामने था, लीडर्स के सामने था, ये G20 के बारे में भी था कि भाई अगर G20 जो है, जो मेजर ग्लोबल इश्यूज हैं, उनके ऊपर कंसेंसस या सहमति नहीं रीच कर पाता, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये एक किस्म से ये दिखाएगा कि G20 वीक हो गया है, या G20 जो है उसमें जो दुनिया के मुद्दे हैं उनको डील करने की या रिजॉल्व करने की कैपेसिटी अब नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है एक जिसे कहते हैं एनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। अमेरिका की बात लोग सुनते नहीं है, चीन जो है अमेरिका को ओपनली चैलेंज कर रहा है। एक ये बहुत बड़ा इशू था कि भाई ये G20 अब रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये जो कंसेंसस, बड़ी बात कह दी आपने कह दिया कि G20 जो भारत में हुआ, इसने बता दिया कि रेलेवेंट भी है और पावरफुल भी है, अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए। कई कमेंटेटर्स इंक्लूडिंग हमारे फॉरेन सर्विस के लोग टीवी पर आ रहे थे, भारत के भी और मुल्कों के भी, वो ये सवाल रेज कर रहे थे कि भाई क्या G20 जो है इन चैलेंजेस को डील कर पाएगा, इस वक्त जो चैलेंजेस है हमारे सामने। तो ये कंसेंसस जो हमने रीच किया है, उससे ये भी प्रूव होता है, और जो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा G20 जो है इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें रिसिलियंस है इन चैलेंजेस को डील करने की। बिल्कुल, यानी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देती हुई भी दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई G20 समिट नजर आती है, जहां तक G20 के रेलेवेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे।